फाइनली चैप्टर नंबर 11 जो है कंप्लीट होने वाला है। यकीन नहीं होता कि 40 पेज का चैप्टर आप ऐसे ही 2 क्लासेस में कंप्लीट कैसे करा सकते हो, जबकि 90 पेजेस के चैप्टर के लिए हमें कितनी सारी क्लासेस लग गई। देखिए दोस्तों, जहाँ पर टाइम देना ज़रूरी होता है वहाँ पर ज़्यादा टाइम देते हैं, जहाँ पर कम टाइम में चीज़ें हो सकती है, जो काम की चीज़ें हैं वो हो सकती है, वहाँ पर कम टाइम लगाया जाता है। अब आपका जो ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है ना, इसे हम आपकी स्टडी मटेरियल से गो थ्रू करेंगे। जो टॉपिक्स रह गए हैं उसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, और जो टॉपिक्स हो गए हैं उन्हें मैं आपको वैसे ही बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें नोट्स में मैंने लिख ली थी, एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल से देखकर लिखी थी, तो वो चीज़ें हम कर चुके हैं और दोबारा नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है उसमें लिखा हुआ है कि कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये ऑडिटर का काम होता है पहले ओपिनियन फॉर्म करना और फिर ओपिनियन के बेस पर कम्युनिकेट करना, और अगर उसे लगे कि मॉडिफाइड ओपिनियन देने की ज़रूरत है, क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो वो दे सकता है। और कहीं कहीं पे वो चाहे तो इन फेसेस ऑफ मैटर पैरा या फिर अदर मैटर पैराग्राफ को इंसर्ट कर सकता है ओपिनियन पैराग्राफ के नीचे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको मालूम है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो तो बस एक ओपिनियन है जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिटर देता है कि भैया एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये जो भी शेड्यूल वगैरह लगते हैं उसके हिसाब से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करी है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही, उस पर ऑडिटर की ओपिनियन होती है। ऑडिटर की जो ओपिनियन होती है वो ऐसे 700 के हिसाब से दी जाती है, जहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है कि हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, ऑडिटर क्या क्या चीज़ें इवैल्यूएट करता है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेस पर वो देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं। ऑडिटर और कौन कौन से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स चेक करता है मैनेजमेंट की, एंटिटीज़ की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में, ये सारी मैंने आपको बातें लिखवाई थी। जितनी भी बातें लिखी हुई है वो सारी मैंने लिखवाई थी, हालांकि एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखवाया था, इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने मैं पढ़ने वाला हूँ। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, सेलेक्टिव करेक्शन ऑफ मिस स्टेटमेंट ब्रॉट टू द मैनेजमेंट्स अटेंशन ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी जो भी चीज़ें मैनेजमेंट को बताई जाती है उसमें से जिन जिन के इफेक्ट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए होते हैं वो तो मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर रही है, और जिससे प्रॉफिट कम हो सकता है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। ये इसका वाइस वर्सा है, यानी मैनेजमेंट कुछ सेलेक्टेड चीज़ों में ही करेक्शन करने की बात कर रही है जो आपने उनके नोटिस में लेकर गए हो, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। सिमिलरली यहाँ पर दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डेफिशिएंसीज अफेक्टिंग द सेम सिग्निफिकेंट अकाउंट और डिस्क्लोजर, यानी एक आपका जो ऑडिट एग्जीक्यूटिव है उसने पेरोल की चेकिंग करी, किसी और ने कोई और आइटम चेक करा, किसी और ने कोई और आइटम चेक करा, बट तीनों चारों जगह में जो डेफिशिएंसी निकल कर आ रही थी वो एक ही तरफ इशारा कर रही है। अगर आपको ऐसा संकेत लगता है तो हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल में वो छोटी वीकनेस ना हो, वो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही है, हो सकता है ये छोटे छोटे इंपैक्ट जो निकल कर आ रहे हैं किसी बड़ी डेफिशिएंसी का इशारा दे रहे हैं आपको। इसलिए आपको जो है ऑडिट एग्जीक्यूटिव से बात करनी पड़ेगी, जितने भी ऑडिट एग्जीक्यूटिव ने अपना अपना काम किया है, और फिर वो बता पाएंगे आपको कि भैया सच में ये डेफिशिएंसी मुझे मिली। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट के साथ मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पर उनके लोग होते हैं, हमारे जो पार्टनर्स वगैरह होते हैं फर्म के वो होते हैं, और ऑडिट एग्जीक्यूटिव वगैरह या आर्टिकल ट्रेनी वगैरह बाहर बैठे होते हैं, और जो मैनेजमेंट के जो बाकी इंप्लॉयज़ होते हैं बाहर बैठे होते हैं ऑफिस में, मीटिंग रूम में नहीं होते। पर जैसे कोई पॉइंट आता है और ज़रूरत पड़ती है तो वो बुलाते हैं, यार इस आर्टिकल असिस्टेंट ने ये वाला काम किया था, बुलाओ। मैनेजमेंट के बंदे को बुलाते हैं, यार तू ये वाला काम की चेकिंग करता है, तू भी आ जा। दोनों के व्यूज़ लेते हैं कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन करी थी, आपने जो पॉइंट लिखवाया हमें मैटर फॉर पार्टनर अटेंशन के लिए मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी क्या टेक है। ऐसे एक दो आर्टिकल्स को बुलाते हैं और पता लगता है अच्छा ये तो बहुत बड़ी डेफिशिएंसी का इशारा कर रहा है। तो ऐसा प्रैक्टिकली मैंने होते हुए देखा है। स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय ऑडिटर भी मैंने आपको सारे पॉइंट डिस्कस करके बताए थे। अब जो फॉर्म ऑफ ओपिनियन है वो भी आपको मालूम है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होती है, और मॉडिफाइड में जो 2-3 कैटेगरीज आती है वो क्या क्या है, यानी डिस्क्लेमर हो सकता है, एडवर्स हो सकती है, या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकती है, और कब कब दी जाती है वो भी आपको मालूम है। ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको ज़रूर बताया था, बट अब मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़कर सुनाने वाला हूँ। यानी ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले आता है टाइटल, और टाइटल में हमेशा लिखा होगा इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट। एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट डिस्टिंग्विश द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट फ्रॉम रिपोर्ट्स इशूड बाय अदर्स। इसीलिए टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेसी का मतलब है कि आप किसको एड्रेस करने वाले हो, इसमें भी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं आती। जिन लोगों ने आपको अपॉइंट किया है आप उनको एड्रेस करोगे,
कंपनी के केस में आप मेंबर्स ऑफ द कंपनी को XYZ कंपनी का नाम लिखकर उन्हें एड्रेस करोगे। अब यहाँ से जो है आपको डिटेल में बातें एक एक लाइन में पढ़ के सुनाने वाला हूँ और उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑडिटर की ओपिनियन। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड शैल हैव द हेडिंग ओपिनियन। तो ओपिनियन की हेडिंग आएगी। द ओपिनियन सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो आइडेंटिफाई द एंटिटीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, स्टेट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड, मतलब किस एंटिटी की कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करी गई है वो सब आप रेफरेंस दे रहे हैं। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, ये सब चीजें लिखेंगे आप। रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड स्पेसिफाई द डेट ऑफ और पीरियड कवर्ड बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मैंने आपको बताया था कि अगर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम लिखते हैं फॉर द पीरियड एंडेड, बैलेंस शीट लिखते हैं तो एज एट डेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पूरे पीरियड की होती है, प्रॉफिट लॉस पूरे पीरियड का होता है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर दिन की होती है। अब ये जो यहाँ पर अनमॉडिफाइड ओपिनियन लिखी है ना, ये कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वैसे तो आपको मालूम ही है, बट एक्चुअली में कैसे लिखा होता है वो आपको बता रहा हूँ। पेपर में नहीं पूछा जाता है। जो भी चीज़ें हम आज की क्लास में कर रहे हैं उसमें से पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसमें से पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन में क्या लिखा है? द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन द एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई अब अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा है तो वो लिखेगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और मॉडिफाइड देगा तो वैसे लिखेगा। पैराग्राफ कहता है व्हेन एक्सप्रेसिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विच आर रिगार्डेड एज बीइंग इक्विवेलेंट। पॉइंट नंबर ए बोलता है इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और in our opinion, the accompanying financial statements gives a true and fair view of the state of affairs of the company in accordance with the applicable financial reporting framework। वो चीजें आप लिख देंगे। Present fairly in all material respect or give a true and fair view। The phrases present fairly in all material respect and give a true and fair view are regarded as being equivalent। तो दोनों में से कुछ भी चीज लिख सकते हैं। कई बार ऐसा लिखा होता है कि present fairly in all material respect, और कई बार गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ये लिखा होता है। तो आपको बताया गया है कि आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं जब अपनी अनमॉडिफाइड ओपिनियन आप देंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है? व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू यूज फ्रेजेस सच एज with the foregoing explanation or subject to in relation to the opinion as these suggest a conditional opinion or weakening or modification of opinion। मतलब आप ये चीज़ें ना लिखेंगे। सब्जेक्ट टू ये वर्ड का इस्तेमाल ना करिएगा, ऐसे सलाह दी गई है। विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन, इन शब्दों का यूज़ ना करिएगा, बताया जा रहा है। इन शब्दों का यूज़ करने से ऐसा लगता है कि शायद आप कोई मॉडिफाइड ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिस ऑफ ओपिनियन भी आता है, अगर आप मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो बेसिस ऑफ ओपिनियन ज़रूर आता है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ज़रूर आप देखिएगा। द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन विद द हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन दैट स्टेट्स that the audit was conducted in accordance with standard on auditing। भैया आप अगर मॉडिफाइड नहीं भी दे रहे हैं ओपिनियन तो भी आप ये तो बता ही सकते हैं कि आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट किया है, कंडक्ट किया है। रेफर टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द एसएस। मतलब जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट में एंड में आता है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद होगा, कल मैंने बताया था मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस सेक्शन का आप रेफरेंस देंगे। includes a statement that auditor is independent of the entity in accordance with the relevant ethical requirements relating to the audit and has fulfilled the auditor's other ethical requirement in accordance with these requirements। आप चाहें तो ICAI का कोड ऑफ एथिक्स का रेफरेंस भी दे सकते हैं। State whether the auditor believes that the audit evidence the auditor has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion। तो ये सारी बातें लिखी होगी कि ऑडिटर जो है इंडिपेंडेंट है, एसएस के हिसाब से ऑडिट किया है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो हमने एंड में बताया, उस सेक्शन का रेफरेंस दे दिया है। और आपने ये बता दिया कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको मिले हैं जिसके बेसिस पर आप ओपिनियन देने वाले हो। और क्या क्या चीज़ें लिखी होती है? गोइंग कंसर्न वेयर एप्लीकेबल, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पे जहाँ गोइंग कंसर्न का आपको देने की ज़रूरत है
वहाँ पर ऑडिटर बताएगा दी ऑडिटर शेल रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दी SA 570। आपको तो मालूम है कि गोइंग कंसर्न एक डीम्ड एजम्पशन होती है। कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न एंड एक्रूअल डीम्ड होता है। अगर आप नहीं बताते तो इसका मतलब फॉलो किया जा रहा है, बट आप बताते कब हैं? जब कोई ना कोई आपको इंडिकेटर मिलता है कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन शायद फॉलो ना हो रही हो, तो उस केस में डिस्क्लोजर जाता है। उसकी बात यहाँ लिखी हुई है, इसीलिए लिख दिया वेयर एप्लीकेबल। हर केस में नहीं, जहाँ पर आपको लगेगा गोइंग कंसर्न के बारे में जो SA 570 बोलता है और हमें उन इंडिकेटर्स को अपने शेयर होल्डर्स को बताना या मेंबर्स को बताना, जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उन्हें बताना जरूरी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। की ऑडिट मैटर्स क्या हैं? For the audit of complete sets of general purpose financial statements of listed entities, the auditor shall communicate key audit matters in the auditor's report in accordance with SA 701, जो आपके कोर्स में नहीं है। मतलब कि की ऑडिट मैटर बताना जरूरी है, और की ऑडिट मैटर क्या होता है वो बाद में लिखा होगा। हम उसे पढ़ते हैं कि की ऑडिट मैटर होता क्या है। की ऑडिट मैटर का क्या मतलब होता है? दोज मैटर्स दैट in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statements of the current period. Key audit matters are selected from matters communicated with those charged with governance. अभी मैंने आपको बताया था कि मैटर फॉर पार्टनर अटेंशन, हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम पार्टनर को बोलते हैं कि ये चीज़ें आपको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी, हमें ऐसा लगता है, ऑडिट टीम को ऐसा लगता है, और वो चीज़ें जो है दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट की जाती है। पर आपको तो मालूम ही है, अगर TCWG के साथ कम्युनिकेट करना है तो पार्टनर करेगा या एसोसिएट डायरेक्टर या कोई सीनियर लेवल का बंदा करेगा। तो होता यही है कि अगर वहाँ पर कोई ऐसा मैटर है जो आपको लगता है कि मुझे इंक्लूड कर देना चाहिए, उस रिपोर्ट में जो डिस्कशन किया है कुछ पॉइंट सॉर्ट आउट नहीं हुए और आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए रिपोर्ट में, तो वो आप की ऑडिट मैटर्स में डिस्क्लोज कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है? व्हेन द ऑडिटर इज अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉज और रेगुलेशन or decides to communicate key audit matter in the auditor report, the auditor shall do in accordance with SA 701। तो अगर वो डिस्क्लोज करने की कोशिश करेगा, सोचेगा, तो फिर वो बताएगा कि भैया SA 701 के हिसाब से ही मैं कर सकता हूँ। SA 701 आपके कोर्स में ज़्यादा नहीं है, ही नहीं, सिर्फ रेफरेंस दिया हुआ है। लॉ और रेगुलेशन में रिक्वायर कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर्स फॉर ऑडिट्स ऑफ एंटिटीज अदर देन लिस्टेड एंटिटीज। हो सकता है भाई, अगर लॉ रेगुलेशन में लिखा है कि आपको बताना जरूरी है तब आप बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एंटिटीज करेक्टराइज्ड इन सच लॉ और रेगुलेशन एज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। द ऑडिटर में ऑल्सो डिसाइड टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स फॉर अदर एंटिटीज इंक्लूडिंग दोज दैट मे बी ऑफ सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज दे हैव अ लार्ज नंबर एंड वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड कंसिडरिंग द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। कह क्या रहे हैं ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि लॉ में बोला गया है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं उसमें आपको की ऑडिट मैटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ऑडिटर जो है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नहीं है बट उसमें ऑडिटर को लगता है कि सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है, तभी ऑडिटर चाहे तो वहां पर डिस्क्लोज कर सकता है की ऑडिट मैटर्स। यानी कि जो मैनेजमेंट के साथ, जो TCWG के साथ डिस्कशन करी है, उन डिस्कशन वाले पॉइंट्स में से कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमें रिपोर्ट में लिखने हैं, उन्हें की ऑडिट मैटर्स बोलते हैं। Examples of such entities may include financial institutions and other entities such as charitable institutions। Financial institutions नहीं है बट charitable institutions हैं, उसमें भी डिस्क्लोजर जा सकता है अगर लॉ रेगुलेशन ऐसा बोलती है तब। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पैराग्राफ आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तब बताया था। द ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूड अ सेक्शन विद अ हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। SA 200 explains the premise relating to the responsibilities of management and where appropriate TCWG on which an audit in accordance with SAs is conducted। मतलब ये बेसिस हैं। आपको तो याद है एंगेजमेंट लेटर में भी SA 210 में भी लिखा होता है कि आप हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे अपने पर्सन्स वगैरह की, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, हम हर जगह पर लिखते हैं। हाँ जी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का ऐसे आया था, वहां भी ये चीज़ लिखी थी, ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखी है, एंगेजमेंट लेटर में भी लिखी है, और जितनी जगह पर होता है हम ये कम्युनिकेट कर ही देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या सच में ऐसा होता है क्या? अरे मैंने ऐसे ऐसे क्लाइंट देखे हैं, छोटे छोटे क्लाइंट, जिसमें हम क्या करते हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाते हैं। मतलब आप तो कहेंगे तो गलत हो गया ना सर, हमने तो अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर दी। जी नहीं,
वो हमें टैली का डेटा जरूर देते हैं, टैली से निकली हुई बैलेंस शीट P&L देते हैं, हम कहते हैं हमें तो शेड्यूल 3 के हिसाब से चाहिए, वो कहते हैं आप खुद बना लो, फिर हम खुद ही बना लेते हैं उसी P&L को, बैलेंस शीट को शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हैं। धीरे धीरे काम करते करते एंटिटी को लगता है, उसकी मैनेजमेंट को लगता है ये काम तो ऑडिटर का है। अब कई बार नए ऑडिटर आते हैं, नया बंदा आता है टीम में, वो कहता है भाई ये काम हमारा नहीं है, आप बना कर देंगे शेड्यूल 3 के हिसाब से। बहुत लोगों को तो, बहुत क्लाइंट को तो मैंने, मेरे सीनियर ने सिखाया है कि भैया ये ढांचा हमने आपको बना दिया है, साल अगली बार के जो फाइनेंशियल होंगे वो आप इसी ढांचे में बनाकर हमें देंगे। पर वो समझते नहीं है ना, इसीलिए बार बार कम्युनिकेट करना पड़ता है कि ये काम आपका है, हमारा नहीं है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात लिखी हुई है, लास्ट लाइन लिखी हुई है, मैनेजमेंट ऑल्सो, अगले पेज पर आएंगे, एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी for such internal controls as it determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error। वो अपनी responsibility मान रही है। The description of management's responsibility in the audit report includes a reference to both responsibilities as it helps to explain to users the premise on which the audit is conducted। premise का मतलब basis assumption जिसके ऊपर audit conduct किया गया है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें 2 सेक्शन बना दिए। पहला सेक्शन क्या बोलता है, दिस सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शैल डिस्क्राइब मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। दोनों बातें बता रहे हैं। पहली चीज क्या लिखी हुई है, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इतनी बार ये वर्ड पढ़ लिया है। एंड सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइंस इज नेसेसरी टू अनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर बिकॉज ऑफ द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड ऑन अदर एस्पेक्ट्स of the audit। materiality does not apply to management's acknowledgement regarding its responsibility for the design, implementation, maintenance of internal control or for establishing and maintaining effective internal control over the financial reporting to prevent and detect fraud। क्या कहते हैं, संक्षेप में बात करें तो ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाना आपकी जिम्मेदारी है, और इंटरनल कंट्रोल लगाना जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, वेदर ड्यू टू फ्रॉड एरर, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। उसे प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। असेसिंग द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, मतलब क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न पे कंटिन्यू कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, एंटिटी की जो एबिलिटी है उसको असेस करने की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की है। हालांकि हमारे पास भी स्टैंडर्ड वन ऑडिटिंग है जो बोलता है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या एंटिटी आगे कंटिन्यू कर पाएगी, या कोई ऐसे इंडिकेटर्स हैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जिससे कि लग रहा है एंटिटी आगे गोइंग कंसर्न पे कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, तब फिर हम एंटिटी से सलाह मशवरा करेंगे। नहीं मानेगी तो हम अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोजर देंगे। वैसे एंटिटी का काम है असेस करना, एंड वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एप्रोप्रिएट एज वेल एज डिस्क्लोजिंग इफ एप्लीकेबल मैटर्स रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। कि वो बताए, हमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हमें नहीं मालूम होते, तो मैनेजमेंट बताए कि भैया ये इंडिकेटर्स हैं, ये चीज़ें हैं जो हमें लग रही है, पर हमें लगता है कि इससे गोइंग कंसर्न को अफेक्ट नहीं होएगा, बट कम से कम जो चीज़ें आपको मालूम है वो ऑडिटर को बताओ तो सही। द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस असेसमेंट शेल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हेन the use of the going concern basis of accounting is appropriate। बात समझ गए आप। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गोइंग कंसर्न की असेसमेंट खुद करे, क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न पे फॉलो कर रहे हैं तो हम उसका एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर नहीं देते हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बताई गई है कि उसे ही जिम्मा लेना पड़ेगा, असेस करनी पड़ेगी गोइंग कंसर्न पे चलने या नहीं चलने की अपनी एंटिटी की कैपेसिटी। ऑडिटर कैन नॉट, अंदर बॉक्स में लिखा हुआ है, ऑडिटर कैन नॉट कंक्लूड दैट मैनेजमेंट हैज प्रोवाइडेड विद ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एग्रीड इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एग्रीमेंट विदाउट कंफर्मिंग विद मैनेजमेंट वेदर सच इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैनेजमेंट ने मुझे सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी होगी, इसीलिए मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, मैनेजमेंट से पूछ लेता हूँ कि जो आपने एग्री किया वो सब आपने प्रोवाइड कर दिया या नहीं किया। When those individuals who have signed the engagement agreement at the start of the audit have left the entity, the auditor would request those who are giving the representations to acknowledge their responsibilities within the letter of representation। अब इंगेजमेंट लेटर वाले लोग नहीं है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में दोबारा से हम लिख देंगे, दोबारा से वो चीज़ें लिख देंगे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, और नई वाली जो मैनेजमेंट आई है उससे साइन करवाकर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लेंगे। अब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन as to the amount required for a particular provision is not a substitute for the audit procedure regarding the provision that the auditor would expect to perform।
अगर मैनेजमेंट कोई प्रोविजन बना रही है और वो प्रोविजन का एस्टीमेट अपनी मैनेजमेंट की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दे रही है कि हमारे हिसाब से वो ठीक होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटर उस पर बिलीव कर लेगा कि वो ठीक ही होगा। ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर भी लगा सकता है, ये बात यहाँ लिखी है। मतलब क्लियरली मेंशन करते हैं ऑडिटर का क्या काम है, मैनेजमेंट का क्या काम है, उसमें डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। पीरियड्स कवर्ड बाय द लेटर, द ऑडिटर टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पीरियड रेफर टू इन our auditor's report, auditor would obtain a specific representation if a restatement is made to correct a material misstatement in the prior period financial statements that affect the comparative information in the financial statement। क्या बोलते हैं कि पिछले साल की मिस स्टेटमेंट आपको इस साल पता लग गई है, और क्योंकि हम पिछले साल की मिस स्टेटमेंट अभी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल की बनाएंगे उसके साथ पिछले साल के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगे होते हैं। 2 पीरियड होते हैं सर, करेंट पीरियड, प्रीवियस ईयर का पीरियड। दोनों पीरियड में P&L, बैलेंस शीट सब में दोनों पीरियड आते हैं, नोट्स टू अकाउंट सब में दोनों पीरियड आते हैं, करेंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। तो क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर का कुछ ना कुछ गलती थी, वो आपको पता लगी और आपने उसको करेक्ट कर दिया है, तो आपको उसका भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कंपैरिजन के लिए ठीक है नहीं है, उसका डिस्क्लोजर वगैरह भी देना पड़ सकता है। इफ करेंट मैनेजमेंट वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल पीरियड्स कवर्ड बाय द ऑडिटर रिपोर्ट, he still would obtain written representation from current management on all such periods। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पूरे साल के लिए एक ही ली जाती है, बार बार नहीं ली जाती। ऐसे 210 तो आपको मालूम ही है, जो रिक्वायर करता है ऑडिटर को टू एग्री मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एन एंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट। ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, TCWG का काम होता है ओवरसाइट करने का। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, दिस सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शेल ऑल्सो आइडेंटिफाई दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस when those responsible for such oversight are different from the management। in this case the heading of this section shall also refer to TCWG। मतलब कि अगर TCWG और मैनेजमेंट भिन्न है तो TCWG का एक और हेडिंग इंसर्ट करके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी हम वहाँ बता सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम करेंगे ही, लिखेंगे ही, पर अगर TCWG मैनेजमेंट ही है, क्योंकि बहुत सारे एंटिटी में सेम ही लोग होते हैं, तो कोई बात नहीं, अलग अलग है तो उसका TCWG का एक सेक्शन और बना देना ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और अगर आपको एक्चुअली में देखना है तो कोई नई ऑडिट रिपोर्ट निकाल लीजिए करेंट पीरियड की, उसमें आपको लेटेस्ट ऐसे के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी, उसे एक बार रीड कर लीजिए। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सबसे पहले उसकी जो हेडिंग आएगी वो क्या आएगी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस हेडिंग के अंदर क्या लिखा होगा वो आपको देखना पड़ेगा। स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है सर, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट एंड इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स द ऑडिटर्स ओपिनियन। ये 2 ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव होते हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस पहले खुद ले, ओपिनियन को फॉर्म कर दे, जो ओपिनियन आ रही है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, और उसे कम्युनिकेट कर दे रिपोर्ट के माध्यम से। State that misstatement can arise from fraud or error and either describe that they are considered material if individually or in aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements। क्या कर रहा है ये बता रहा है कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकती है फ्रॉड एरर की वजह से, और उसका क्या मतलब होगा वो बता रहा है कि या तो जो हमारी मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल हो सकती है जिससे कि आपके डिसीजन को इफेक्ट हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है, एंड प्रोवाइड अ डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ मटीरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और मटीरियलिटी की डेफिनेशन बताएगा। यानी ये चीजें ऑडिटर बता रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के साथ साथ ये एडिशनल बातें बता रहा है। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शेल फर्दर स्टेट, पॉइंट नंबर ए बोलता है, स्टेट as a part of the audit in accordance with essays the auditor exercise professional judgment and maintains professional skepticism throughout the audit। जो चैप्टर 1 ने बताया था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, वो रिपोर्ट में भी SA 700 में भी कन्वे कर रहा है। समझे आप बात? SA 700 में भी वही बात ऑडिटर रिपोर्ट में कन्वे कर रहा है, यानी जहां से शुरू हुई वहीं पर जाकर एंड हो रही है। पॉइंट नंबर बी बोलता है, डिस्क्राइब एन ऑडिट। Describe an audit by stating that the auditor's responsibilities are, पॉइंट नंबर 1 उसका बोलता है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मतलब कि हाँ, मटीरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
पर यह भी हो सकता है जो मैंने पहले बताया कि हमारे ऑडिट करने के बावजूद, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने के बावजूद मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ऐसे 240 बोलता है कि ऑडिटर जो है कोशिश करेगा, अपने प्रोसीजर ऐसे बनाएगा कि भैया अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो वो निकल कर आ जाए। आगे लिखते हैं, टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क and to obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for the auditor's opinion। यानी कि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, फ्रॉड एरर के चांसेस है, तो मैं प्रोसीजर ही अपने ऐसे बनाऊंगा कि उन चीज़ों को पकड़ लिया जाए और साथ में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेस पर ही अपनी ओपिनियन दूंगा। द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द वन फ्रॉम एरर। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेम चीज आपने रिपोर्ट में लिखी है। एज फ्रॉड में इन्वॉल्व कल्यूजन, फोर्जरी, इंटेंशनल ओमिशंस, मिसरिप्रेजेंटेशंस और द ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। एक एक शब्द का आपको मतलब मालूम है। कॉल्यूजन का मतलब मालूम है सबकी मिली भगत, और ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मालूम है कि मैनेजमेंट जिसने कंट्रोल बनाए हैं वो उसी को खुद ओवरराइड कर देती है, बाईपास कर देती है। आगे 3 बातें लिखी है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये दोबारा से वो 3 बातें लिखी हुई है। पॉइंट नंबर 2 बोलता है, टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेवेंट टू द ऑडिट इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। भैया आप इंटरनल कंट्रोल को बाईपास कर सकते हो, या कोई भी इंसान इंटरनल कंट्रोल को बाईपास कर सकता है, तो पहले मैं समझ तो लूँ इंटरनल कंट्रोल है क्या, उसके बाद ही तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने प्रोसीजर को डिजाइन कर सकता हूं। तो ये भी बताया कि मैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा इंटरनल कंट्रोल की, मेरी टीम करेगी, मैं करूंगा, बात एक ही है। टू इवैल्यूएट, पॉइंट नंबर 3, द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड एंड द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स मेड बाय द मैनेजमेंट, उसे मैं इवैल्यूएट करूंगा। ये कैसे कर सकता हूं, प्रोफेशनल जजमेंट से कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 4 कहता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, टू कंक्लूड ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स यूज of the going concern basis of accounting and based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to the events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। मतलब ऐसे जो आपने पढ़ा था गोइंग कंसर्न का, उसमें कोई इंडिकेटर ऐसा प्रेजेंट है जिस वजह से आपको लग रहा है कि शायद मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न पे एंटिटी को ना चला पाए। अगर ऐसे इंडिकेटर्स हैं तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा, उसे असेस भी करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है। आगे लिखते हैं, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शेल ऑल्सो स्टेट दैट द ऑडिटर कम्युनिकेट्स विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग अमंग अदर मैटर द प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल दैट द ऑडिटर आइडेंटिफाइज ड्यूरिंग द ऑडिट। ये सारी चीजें ऑडिटर कम्युनिकेट भी करेगा। अगर मुझे डेफिशिएंसी मिली, मेरा क्या स्कोप है, मेरी क्या टाइमिंग है ऑडिट की, सिग्निफिकेंट ऑडिट की फाइंडिंग जो मैंने बोला, मैटर फॉर पार्टनर अटेंशन, ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेट करी जाएगी TCWG को। अगर कोई वीकनेस मिलती है इंटरनल कंट्रोल में, वो भी कम्युनिकेट की जाती है। पॉइंट नंबर भी बोलता है, फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, सिर्फ लिस्टेड के लिए है, स्टेट दैट द ऑडिटर प्रोवाइड्स दोज चार्ज विद गवर्नेंस विद अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर हैज कंप्लाइड विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on the auditor's independence and where applicable related safeguards। क्योंकि लिस्टेड एंटिटी में आपका कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो आप लिख रहे हैं कि भैया हम आपको बताएंगे कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिससे कि शायद हम रिलेटेड मान लिए जाएं, तो वो भी रिमोट पॉसिबिलिटी ना हो, इसलिए हम आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देंगे कि हमारी होल्डिंग नहीं, हमारे पेरेंट्स की होल्डिंग नहीं, मैंने कुछ एंटिटी से ताल्लुकात नहीं रखे, और कभी मैंने कोई सर्विस ली थी तो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है इंडिपेंडेंस को हैम्पर कर सकता है तो मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ ये एंटिटी के साथ मैंने कोई ट्रांजैक्शन करी होगी पहले। तो ये पैराग्राफ में बताया गया लिस्टेड एंटिटी के केस के लिए। पॉइंट नंबर सी बोलते हैं, फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड एनी अदर एंटिटीज फॉर विच की ऑडिट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस विद SS 701, स्टेट दैट फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG द ऑडिटर डिटरमाइंस दोज मैटर्स that were of most significance in the audit of financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. The auditor describes these matters in the auditor report unless law regulation precludes public disclosure. मेरे हिसाब से लिस्टेड एंटिटी के लिए बता रहे हैं ये कि अगर लॉ रेगुलेशन में लिखा है कि आप पब्लिक को नहीं बता सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज़ है, तब तो आप अदर मैटर में वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में
बट बाकियों के लिए आप कर सकते हैं। 701 का पहले रेफरेंस आ चुका है, वहाँ पर आप चीज़ें डिस्क्लोज कर सकते हैं जो सिग्निफिकेंट मैटर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 कहता है, पूरा ऑडिट रिपोर्ट चल रहा है आपका। पॉइंट नंबर 9 बोलता है लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इंक्लूडेड विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बता रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के बाहर नहीं, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिखा जाएगा। विद इन एन अपेंडिक्स टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, इन विच केस द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अगर आप अलग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना चाहते हैं रिपोर्ट से भिन्न, तो भी आप रिपोर्ट में रेफरेंस देंगे कि अपेंडिक्स में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वर्णन किया हुआ है। या तो रिपोर्ट के अंदर लिख दीजिए या वहाँ पर रेफरेंस दे दीजिए कि इसके पीछे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी गई है। 3 मेथड है कि आप कैसे बताएं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और बाय स्पेसिफिक रेफरेंस विद इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द लोकेशन ऑफ सच डिस्क्रिप्शन ऑन अ वेबसाइट ऑफ एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जैसे ICAI का लिंक दे दिया, वेयर लॉ रेगुलेशन और नेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्रेसली परमिट द ऑडिटर टू डू सो। मतलब ये 3 तरीके बताए हैं कि कैसे ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताएगा। तो उसके 3 लोकेशन बताई गई है, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के बाद अपेंडिक्स लगाकर, या कहीं पर रेफरेंस देकर वेबसाइट का। इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है, द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ सच अ रेफरेंस टू एन अपेंडिक्स कुड बी मेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बट आपकी बुक में भी इंक्लूड किया गया है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या लिखा है, अवर ऑब्जेक्टिव्स, ये एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट निकाल कर लिखा गया है, अवर ऑब्जेक्टिव्स आर टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड टू इशू एन ऑडिटर रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स आवर ओपिनियन। Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SS will always detect a material misstatement when it exists। जब एग्जिस्ट करती है तो हमेशा ही डिटेक्ट हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है ना भी डिटेक्ट हो। Misstatement can arise from fraud or error and are considered material if individually or in aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements। A further description of our responsibilities for the audit of financial statements is included in Appendix X of this auditor's report। रेफरेंस दे दिया, the description which is located at, पेज नंबर का रेफरेंस दे दिया है, वेबसाइट का रेफरेंस भी देना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट आपने ऊपर लिख दिया है कि आपने जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने अपेंडिक्स एक्स में इंक्लूड करी है, तो आप उस पेज का रेफरेंस दे सकते हो। फॉर्म्स पार्ट ऑफ आर ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्लियरली मेंशन किया कि ऑल दो हमने पीछे लिखा है, रेफरेंस देकर लिखा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे लिखी गई है, बट ये ऑडिट रिपोर्ट का ही हिस्सा है। ऑडिट रिपोर्ट को शॉर्ट करने के लिए आपने ये काम किया है। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसके बाद आई थिंक आपका ये वाला जो है पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इफ द ऑडिटर एड्रेसेस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज in the auditor's report on the financial statements that are in addition to the auditor responsibility under the SAs, these other reporting responsibilities shall be addressed in a separate section in the auditor report with a heading titled report on other legal and regulatory requirements। एग्जाम्पल के तौर पे कारों की रिपोर्टिंग आ गई, तो कारों की रिपोर्टिंग कंपनी वालों ने बोला है कि ये रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट तो ICAI ने बताया हुआ है, उसी के हिसाब से जो है ऑडिट रिपोर्ट दी जाती है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। पर अगर आप अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही हैं कि भाई लिस्टेड एंटिटी में कुछ और होगा, बाकी कंपनी में कुछ और होगा, जिन पे कारो लगता है, नहीं लगता उसमें नहीं होगा, तो अगर आप अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तो आप हेडिंग डालेंगे रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और अदरवाइज एज अप्रोप्रिएट टू द कंटेंट ऑफ द सेक्शन अनलेस दीज अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एड्रेस द सेम टॉपिक एज दोज प्रेजेंटेड अंडर द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड बाय द SAs, in which case the other reporting responsibility may be presented in the same section as the related report element required by the SAs। अगर कोई ऐसा लॉ का रेगुलेशन है जिसमें ऐसे में जो बात लिखी वही लिखी हुई है तो उसके लिए आपको अलग हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप ऐसा कोई डिस्क्लोजर दे रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर ऐसे में नहीं लिखा बट किसी लॉ रेगुलेशन में लिखा है और आपको वैसा करना ज़रूरी है, तो आप प्रॉपर हेडिंग डालेंगे अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। If the other reporting responsibilities are presented in the same section as the related report elements required by the SAs, the audit report shall clearly differentiate the other reporting responsibility from the reporting that is required by the SAs। कहने का मतलब ये है कि लॉ रेगुलेशन की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता रहे हैं तो उसे भिन्न करके लिखना है। अगर SS में वो बात लिखी है तो आप अलग से हेडिंग नहीं डालेंगे तो काम चल जाएगा, बट आप
ये ज़रूर बताएंगे कि ये अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। इस लॉ रेगुलेशन का रेफरेंस भी मैंने दिया है, वो आप देकर आ सकते हैं। इफ़ द ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेन्स अ सेपरेट सेक्शन दैट एड्रेसेस अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड अबव शैल बी इंक्लूडेड under a section with a heading report on the audit of financial statements. The report on other legal and regulatory requirement shall follow the report on the audit of financial statements. फॉलो का मतलब कि रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद ये वाली रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। उससे पहले नहीं आएगी, उसके बाद आएगी। यानी इस रिपोर्ट के बाद आप हेडिंग डालकर लिख सकते हो, कारों की रिपोर्टिंग कर सकते हो। कारों की क्या रिपोर्ट है उसका हम अलग से डिस्कशन कर चुके हैं, आई थिंक कंपनी ऑडिट में किया था हमने। सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर साइन तो करेगा। द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी साइंड। द रिपोर्ट इज साइंड बाय द ऑडिटर दैट इज द एंगेजमेंट पार्टनर in his personal name, and where the firm is appointed as the auditor, the report is signed in the personal name of the auditor and in the name of the audit firm. दोनों चीजें, ऑडिटर का भी नाम है, मेंबरशिप नंबर है, फर्म का भी नाम है, मेंबरशिप नंबर है। यानी कि फॉर XYZ फर्म कौन बंदा साइन कर रहा है? योगेश वर्मा। मेंबरशिप नंबर मैं प्रैक्टिस नहीं करता, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लिखकर साइन कर सकते हैं। द पार्टनर प्रोप्राइटर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो नीड्स टू मेंशन द मेंबरशिप नंबर असाइन बाय द ICAI, मेंबरशिप नंबर देना पड़ेगा। दे ऑल्सो इंक्लूड द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म वेयर एप्लीकेबल एज अलॉटेड बाय ICAI इन द ऑडिट रिपोर्ट साइंड बाय देम। फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना होगा, यहाँ पर लिखा है, और आपको अपना भी नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मेंबरशिप नंबर लिखना पड़ेगा और एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। The auditor's report shall name a specific location which is ordinarily the city where the audit report is signed. तो एड्रेस का मतलब प्लेस हो गई एक तरह से, आप लिख सकते हैं न्यू दिल्ली, अगर न्यू दिल्ली से आप साइन कर रहे हैं। डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर रिपोर्ट shall be dated no earlier than the date on which the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence on which to base the auditor's opinion on the financial statements, including evidence that all statements that comprise the financial statements, including the related notes, have been prepared and those with the recognized authority have asserted that they have taken responsibility for those financial statements. The date of the auditor's report informs the user of the auditor report that the auditor has considered the effect of events and transactions of which the auditor became aware and that occurred up to that date. The auditor responsibility for events and transactions after the date of the auditor report is addressed in SA 560. क्या मतलब हो गया? इस पूरी चीज़ का डेट का रेलेवेंस समझाने की कोशिश करी गई है कि इसका मतलब यह है कि जब तक आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते, उससे पहले की डेट आप नहीं लिख सकते। और जो भी डेट आपने मेंशन करी है उसका मतलब कि वहाँ जितनी भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए उसका इम्पैक्ट आपने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर हो चुका है उस डेट से पहले का इम्पैक्ट, इसलिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं हुआ तो आपने रिपोर्ट में जरूर डिस्क्लोजर दिया होगा। और जो उसके बाद इवेंट होंगे उस पर्टिकुलर डेट के, वो तो मैंने आपको सब्सिक्वेंट इवेंट वाले चैप्टर में करवाया था, SA 560 के साथ मैंने बताया था। ये जो ऑडिटर रिपोर्ट प्रिस्क्राइब बाय लॉ रेगुलेशन है उसका फॉर्मेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और लिखवा चुका हूं, जिसकी इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पर एक और दे रखी है। क्योंकि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं, इसके लिए मैं आपको यहाँ बुक से पढ़कर सेम ही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस करी है, बेसिस ऑफ ओपिनियन, की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एग्जैक्टली एक ऑडिट रिपोर्ट लिखकर आपको बता दिया है। मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट एक्चुअली में दिखाने वाला हूँ। जो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसमें देख लीजिए कारों की रिपोर्टिंग आ गई है। तो ये हेडिंग डली है क्योंकि ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं करता, एक्ट प्रिस्क्राइब करता है, तो इसलिए हमने हेडिंग डाली है। और पूरी कारों की रिपोर्टिंग जो सेक्शन नंबर 143(3) में भी दे रखा है कि रिपोर्ट करना है कार ऑर्डर के हिसाब से, वो हम कैसे करेंगे नीचे लिखा है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 करके सारे पॉइंट्स कारों के लिखे हैं। साइन किया गया है फॉर XYZ कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, बंदे का नाम, साइन जो कर रहा है उसकी डेजिग्नेशन, पार्टनर लिखेगा, मेंबरशिप नंबर डालेगा और सिग्नेचर करेगा। मैं आपको एक लाइव रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं बता रहा, आपके लिए होमवर्क है। और ये जो चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको फॉर्मेट ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। इसके बाद जो है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन की बात आती है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब कब देना होता है उसके बारे में सारी बातें करवा दी है। परवेसिव का मतलब क्या होता है, हर जगह फैला हुआ है, वो मैंने आपको बताया।
विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, उसके लिए मैंने आपको ये मैट्रिक्स करवाई थी। इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कब इंक्लूड करना होता है वो मैंने आपको बताया था। अदर मैटर पैराग्राफ कब इंक्लूड करना होता है वो बताया था। हेडिंग क्या होगी वो बताया था। क्लियरली लिखोगे कि इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ओपिनियन मॉडिफाई हो रही है, नहीं सर, हम सिर्फ इम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा या अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ओपिनियन मॉडिफाइड है। आखिरी जो चीज़ है दोस्तों वो है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, 2-3 पेज जो आ रहे हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में और इसके साथ आपको एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। फिलहाल आपको मैं एक लाइव ऑडिट रिपोर्ट दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ऑडिट रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ऑडिट रिपोर्ट हम लोग ओपन करेंगे। वैसे मैंने अभी डाउनलोड किया था इसलिए क्रोम पर वो ओपन था, ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर मेरे पास डाउनलोडेड नहीं था, मैंने तुरंत अभी डाउनलोड किया पढ़ाने से पहले, और फर्स्ट टाइम आपके सामने जो पढ़ा वो पढ़ा, डिस्कस किया। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है उसकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही, बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे को तो एक ही चाहिए। ये जुलाई 19 की जो आई है लेटेस्ट वही देख लेते हैं, जिसमें जियो का बहुत बड़ी तारीफ़ करी है इन्होंने, ज़्यादा ही तारीफ़ कर रही थी। लॉन्च कर रहे थे जियो फाइबर, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, लाइव कॉन्फ्रेंस हो रही थी एनुअल जनरल मीटिंग में, तो आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें भी। फ़िलहाल मैं कहाँ तक लेकर जाऊँगा आपको, मैं ऑडिट रिपोर्ट तक लेकर जाऊँगा आपको, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे। जितनी आपकी पब्लिक कंपनीज है उसका ऑडिटर कौन है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जी हाँ, आप बोलते हैं ना कौन सी फर्म में हमें जाना है, कौन सी फर्म में काम करना है, अरे देख लो 20-50 कंपनीज को डाउनलोड करो, उसके कौन ऑडिटर है वो देख लो, उसमें जाकर काम कर लो। यानी वो बड़े एंटिटीज़ का काम करती है फर्म्स, तो वहाँ पर आप भी जाकर काम कर सकते हैं। उसके पास लिस्टेड क्लाइंट हैं या थे तो और भी होंगे, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको, वहाँ पर जाकर आप ऑडिट सीख सकते हो। ये देखिएगा, अभी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी MBs की स्टेटमेंट है। कितने सारे पेजेस हैं वो मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकता, 100-150 पेजेस होंगे इसमें, तो होने दो, डाउनलोड होने दो, उसके बाद करेंगे। ये देखिए, ये आ गए अपने धीरू भाई अंबानी, फाउंडर चेयरमैन। ये पूरी रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो है, पहले तो यहाँ पर बहुत सारे बिजनेस वर्टिकल्स किस किस में काम करते हैं उसके बारे में दे रखा होगा। मैंने आपको बोला था कि जब आप पूरा बिजनेस को स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप सीधा मैनेजमेंट लेटर वगैरह निकाल कर सब आगे बढ़कर ऑडिट रिपोर्ट पर चले जाना। वैल्यूएशन, बिजनेस का रिव्यू, हमारा ये वाला बिजनेस कैसा कर रहा है पेट्रोलियम का, दूसरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, चार्ट्स लगा कर दिए हुए हैं। पेट्रोकेमिकल का बिजनेस भी है, आपको मालूम है रिलायंस का पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है? नहीं पता? रिलायंस फ्रेश तो पता होगा, डिजिटल सर्विसेज में जियो है वो तो आपको पता होगा। तो वो बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने यूज़र्स हैं, कितने पैसे कमा रहा है, वो सब आप देख सकते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह आप देख सकते हैं। ये देखिएगा आप, अवार्ड्स एंड एक्कोलेड्स, बहुत अच्छी बात है। उसके बैंकर्स कौन है, ये पूरी पूरी डिटेल है। कमिटीज़ में ऑडिट कमेटी, इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑडिट कमेटी तो बनेगी। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी अलग बनी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अलग बनी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अलग कमेटी बनी है। इनके सॉलिसिटर्स भी हैं, कंगा एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर भी हैं। ऑडिटर कौन है? SRBC एंड कंपनी LLP, SR बाटली बाय होगी ये, DTS एंड एसोसिएट्स जॉइंट ऑडिटर हैं। अरे वाह, जॉइंट ऑडिटर भी हमने सीख लिया रिलायंस की रिपोर्ट से। नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, सब बातें यहाँ पर आ रही है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं ना इतनी बड़ी कंपनी में, बड़ी कंपनी में चाहिए होता है। प्रोडक्ट फ्लो चार्ट, अरे वाह, मतलब इस पॉइंट तक अगर आप पहुँच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट इस पॉइंट तक पहुँचने का ही सबसे बड़ी स्ट्रगल है। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस इज द ऑसम पीस ऑफ एवरी एनुअल रिपोर्ट। सब कुछ बताते हैं हमने क्या क्या किया, बहुत डिटेल में बताते हैं। इसको अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे तो आप इंडस्ट्री को समझ पाओगे, बिजनेस मॉडल को समझ पाओगे। ये बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, और देखिए 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 कितनी सारी चीज़ें आ रही है। चलते जाओ, बस चलते जाओ, रुकना नहीं है। ये देख लीजिए इंट्रोडक्शन, एक एक पर्टिकुलर फील्ड का, डिवीजन का, इसे बोलते हैं बिजनेस वर्टिकल्स, बिजनेस सेगमेंट। चलते जाओ, ऑडिटर रिपोर्ट तक चलते जाओ,
मैंने तो आपको बोला ही नहीं इतना सारा पढ़ो, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अच्छी बात है। रिलायंस स्मार्ट भी आ गया, क्योंकि इक्विटी रिसर्च में यही काम होता है। आप पूछते ना इक्विटी रिसर्च क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब बिजनेस को समझना, बिजनेस की जो अर्निंग है उसे समझना, बिजनेस फ्यूचर में क्या कमाएगी वो समझना, और उसकी एक वैल्यूएशन पे रीच करना कि भैया हाँ ये सेक्टर अच्छा है ये बुरा है, इस सेक्टर में 10 कंपनी ऑपरेट करती है, 10 में कंपनियों की ऐसे ऐसे रैंकिंग हमने दी है कि ये बेटर है, ये थोड़ी बेकार है, इसका EBITDA मार्जिन इतना है, उसका इतना है, क्यों है, उसका रीजन फाइंड आउट कर रहे हो, आगे क्या करने वाली है कंपनी वो देख रहे हो, आप ट्रैक कर रहे हो, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, क्या वैल्यूएशन हो पाएगी, वो सब क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस है। तो 50% काम क्या है फंडामेंटल एनालिसिस में। आप स्टॉक मार्केट को क्या समझोगे, आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे उसमें, जिसमें 50% काम है बिजनेस को समझना, और बाकी 50% काम है, 50 में भी 20-30% काम है कि उसे मॉडलिंग करना, फ्यूचर प्रोजेक्शन करना, वैल्यूएशन पे रीच करना, और बाकी का जो 20-30% काम है वो है कि रिपोर्ट पब्लिश करना, और रिपोर्ट के साथ साथ क्लाइंट्स को लेकर आना, सेल करना कि भैया ये हमारी रिसर्च रिपोर्ट है, आओ पढ़ो देखो, इसके बेसिस पर आप एक्ट कर सकते हो, हम आपको रेगुलरली क्वार्टरली रिपोर्ट भेजते रहेंगे। तो रिसर्च का ये काम होता है, रिसर्च करना, रिपोर्ट को भेजना। चलते जाओ भाई चलते जाओ, ऑडिट रिपोर्ट आए तो रोक लेना भाई। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस चल रहा है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट आ गई, हेडिंग पर आ जाता है, सब कुछ आ जाता है हेडिंग पर। ये बोर्ड्स रिपोर्ट आ गई है, मतलब मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट अलग है। बहुत कुछ है, CSR में कहाँ कहाँ पैसा डाला है वो सब कुछ दे रखी है, डिटेल बहुत कुछ दे रखा है। बात ये है ना, टाइम नहीं है ना किसी के पास पढ़ने का, तभी तो रिसर्च लोग करते हैं। अब आ गया ये आपका 259 पेज पर है क्या, ये स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। इसका मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी होगी, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाई होगी, और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री की इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर आ रही है। टू द मेंबर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपिनियन पैराग्राफ। ओ माई गॉड, ये तो अभी हमने पढ़ा है। बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, की ऑडिट मैटर्स, अरे वाह। ओपिनियन में लिखा है वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड which comprises the balance sheet as at, statement of P&L including a statement of other comprehensive income, the cash flow statement, the statement of changes in equity for the year ended, and the notes to financial statement included a summary of significant accounting policies and other explanatory information। फिर जो है आगे इन्होंने सारी बातें लिखी है, बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखा है, कोड ऑफ एथिक्स का देखो रेफरेंस दिया है। की ऑडिट मैटर मैंने आपको बताए थे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर कैटेगरी वाइज चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। की ऑडिट मैटर में बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। देखो, इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर रिपोर्ट देयर ऑन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया स्टैंड अलोन है ना, कंसोलिडेटेड नहीं है। अदर मैटर पैराग्राफ, ओ माय गॉड, अदर मैटर भी आ रहा है। बड़ी कंपनी में सब कुछ आता है। रिक्वायरमेंट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अच्छा कारो की रिक्वायरमेंट, जी हाँ, इज रिक्वायर्ड बाय कारो। सारे पॉइंट पढ़े थे, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 सब कुछ आ रहे हैं। फॉर DTS एसोसिएट्स, कौन साइन कर रहे हैं, TP ओतवाल। पार्टनर, मेंबरशिप नंबर ICA की वेबसाइट पे चेक कर लेना। लोकेशन मुंबई, डेट आ रही है, दोनों ने सेम ही दिन साइन किया है, दोनों ने मुंबई में ही साइन किया है। और SR बाटली बॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, ये देखिए दोनों नंबर दिए इन्होंने अपने। विकास कुमार पंजारी, पार्टनर, मेंबरशिप नंबर। साइन नहीं किया क्या सर? सर ये जो आपकी पब्लिश होती है ना ऑनलाइन, उस पर साइन नहीं आते, जो एक्चुअली में कंपनी के पास पड़ी होगी वहाँ पर साइन भी होंगे, ऑनलाइन वालों में नहीं दिखाते साइन। तो बस यही है सर, और क्या है, और बहुत सारी चीज़ हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट का एनेक्स्चर भी बोला था, एनेक्स्चर लगाकर हम और चीज़ें लिख सकते हैं, तो एनेक्स्चर का रेफरेंस ऊपर दिया होगा, और एनेक्स्चर में बाकी सारी बातें लिखी है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन, और बहुत सारी बातें लिखी है। और फिर आपकी जो है बैलेंस शीट आ रही है, बैलेंस शीट में नोट्स हैं, करंट ईयर आ रहा है, प्रीवियस ईयर आ रहा है, 19 से 18 है,
स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आ रही है, और पीएनएल भी साइन होती है, जी हाँ होती है, पीएनएल भी साइन होती है, बैलेंस शीट का जो फेस है वो भी साइन होता है, नोट्स टू अकाउंट जो है उसमें भी हर पेज पर अटेस्टेशन होता है, स्टैंप लगती है, बट ओरिजिनल वाली जो कि हमारे पास ऑनलाइन में नहीं होगी, वो सारी जो होगी मैनेजमेंट के पास पड़ी होगी, रिलायंस की मैनेजमेंट के पास। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ रही है, आप चाहें तो बना सकते हैं, कभी आपको अलग से सिखाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले क्या आता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। पहले कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंपनी का नाम लिस्टेड है, रजिस्ट्रेशन, लोकेशन वगैरह सब कुछ आ रहा है, और फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आ रही है। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए, वो आप चेक कर लेंगे, सारे डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएट देख लेंगे। उसके बाद शेड्यूल्स आएंगे, एक एक मैंने आपको बताया है आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेयर कैपिटल की चेकिंग कैसे करेंगे, 5% से ज़्यादा जिसने होल्ड किया उसका अलग से डिस्क्लोजर जाता है, बताया था ना आपको, बताया था नहीं बताया था। आपकी जो है शेयर कैपिटल आ रही है, बट शेयर कैपिटल का जो यहां पर है इक्विटी स्टेटमेंट, वो नोट नंबर 13-14 में है, तो इन्होंने उल्टा कर दिया। वैसे शेयर कैपिटल से स्टार्ट होता है, इन्होंने उल्टा किया हुआ है, एसेट साइड से दिखाया हुआ है। फॉर्मेट चेंज करते रहते हैं भाई, कर लो यार। कौन सा था, 13-14 था ना कुछ, ऊपर चलिए 13 डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स। अच्छा, देवश्री कमर्शियल्स एलएलपी, करुणा कमर्शियल्स एलएलपी, एलआईसी ने भी 5% से ज्यादा शेयर लिए, 6% लिए हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तत्वम एंटरप्राइज एलएलपी बहुत है सर, क्या झोल है ये। तो ये लोग हैं जिनके 5% से ज्यादा शेयर होल्डिंग यहाँ पर है। तो बस यही है, पूरा पढ़ लीजिएगा सर। डिस्कशन का इतना टाइम तो नहीं है कि आपको कंपनी की फाइनेंशियल मॉडलिंग करना सिखाएं, बिजनेस मॉडल समझाना सिखाएं। एक आइडिया दे दिया मैंने आपको, लाइव दिखा दिया एग्जाम्पल, और इसे कर रहे हैं क्लोज। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो पाएगा ये मैं मानता हूँ, बट आपका पूरा हो जाएगा ये चैप्टर, अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।